हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आइस मेक रेफ्रिजरेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आइस मेक रेफ्रिजरेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1993 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 30 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कोल्ड रूम, तो देखिए बहुत सारी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फूड आइटम्स होती है, तो उन्हें रखने के लिए, यानी कि अगर आप ठंडे स्टोरेज में अगर आप उनको नहीं रखोगे तो वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो उसके लिए कोल्ड रूम की रिक्वायरमेंट होती है। खास करके जो ये बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उन्हें वहाँ पे कोल्ड रूम की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर उसके अलावा फ्रीजर्स का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। फिर उसके अलावा कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर है ना, बहुत सारी मशीनरी यूज़ की जाती है। तो वो जो मशीनरीज होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मशीन गर्म हो जाती है। तो वो गर्म को एक बार के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए वहाँ पे चिलिंग प्लांट को यूज़ किया जाता है। यानी कि जो उनका टेम्परेचर है, यानी कि जो उनमें जो हॉटनेस होती है, यानी कि जो गर्माहट होती है उनके अंदर, उसे थोड़ा कम करने के लिए चिलिंग प्लांट का यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे आने वाले टाइम पे, खास करके अगर आप देखोगे जिस तरीके से इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और एक तरीके से अगर आप देखोगे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे जो चिलिंग प्लांट है इनका रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। और अगर आप देखोगे कोल्ड रूम की अगर हम बात करेंगे, तो आजकल अगर आप देखोगे जिस तरीके से होम डिलीवरी वाला सिस्टम हो रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कोल्ड रूम की रिक्वायरमेंट भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आने वाले टाइम पे बढ़ सकती है। और जहां पर अगर देखा जाए कंपनी के पास इतना बढ़िया प्रेजेंस और अभी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, तो वहां पे कंपनी थोड़ा अच्छे से ये प्ले आउट कर सकती है। अब अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे, तो 354 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और अराउंड 31 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और इंडस्ट्री का पी हमें यहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग कंपनी से यहाँ पे उनका कंपेरिजन किया जाता है। बाकी 31 का पी रेशियो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, 39 रुपीज़ की यहाँ पे बुक वैल्यू है, तो यानी कि अराउंड 5 से 6 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और अगर हम डेट की बात करेंगे, तो लगभग 11 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो देखा जाए डेट का नंबर हमें यहाँ पे कोई बड़ा नजर नहीं आता है, क्योंकि मोर देन 200 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी जनरेट कर रही है। और अगर 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अगर कंपनी का है, तो वहाँ पे 11 करोड़ का डेट हमें एक नॉर्मल नंबर नजर आता है। और लगभग 0.53% का कंपनी का डिविडेंड डील भी है, यानी कि अगर आप देखोगे लगभग ₹1.5 के लगभग का यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती है। अब अगर हम आरओसी और आरओई के नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो ऑल्दो ये नंबर अच्छे नहीं है, लेकिन एक स्मॉल कंपनी के हिसाब से, यानी कि इतने कम लेवल पे ये कंपनी अभी काम कर रही है, तो वहां पे मेरे ख्याल से रिटर्न रेशियोज भी हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 साल तक कंपनी के अंदर कोई ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये 2 साल लगातार अराउंड 2 करोड़ से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर कम हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो लगभग 3.5 करोड़ से लगभग अगर आप देखोगे 7 करोड़ 32 लाख रुपीज के लगभग कंपनी के प्रॉफिट हो चुके हैं। और अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो अराउंड अगर आप देखोगे 70 करोड़ से हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, तो 50% का ये रेवेन्यू ग्रोथ हमें नजर आता है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की नहीं बढ़ी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जितना कंपनी 132 करोड़ के रेवेन्यू पे जितना कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तो वो भी इतने रेवेन्यू पे भी कंपनी अर्न नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ये कोविड की फर्स्ट वेव वाला क्वार्टर था, तो इस क्वार्टर को आपने इग्नोर करना चाहिए। बाकी उससे पहले अगर हम 4 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सितंबर वाले क्वार्टर में रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे। फिर दिसंबर वाले क्वार्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, और फिर उसके बाद फिर से हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो सितंबर 2020 में भी कंपनी ने मार्च 2020 वाला क्वार्टर यहाँ पे जनरेट नहीं किया था, और दिसंबर 2020 में भी कंपनी के उतने रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन मार्च 2021 की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे कंपनी ने फिर से 53 करोड़ के रेवेन्यू दिखाए थे, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 42 करोड़ के लगभग थे। तो यानी कि यहाँ पे मार्च 2020 के कंपेरिजन में 11 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े थे। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही थी, तो उसके मुकाबले यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट कम नजर आता
है। यहाँ पे 3 करोड़ 54 लाख पे ये नंबर नजर आता है हमें, और यहाँ पे ये नंबर 2 करोड़ 98 लाख रुपीज पे था। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जून 2021 में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो इसलिए हमें इग्नोर करना चाहिए। सितंबर वाले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे नॉर्मल सी आ गई थी, लेकिन मार्च 2021 के कंपैरिजन में यहाँ पे हमें रेवेन्यू का नंबर कम नजर आता है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट हमें 50% से यहाँ पे कम नजर आती है। तो देखा जाए तो अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, और उसके बाद में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स का अगर हम एनालिसिस करें तो बाकी अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग अगर हम कंपनी के नंबर्स की देखेंगे तो लगभग 11-12 करोड़ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, जो कि देखा जाए अच्छे नंबर है। और खास करके पिछले 2 क्वार्टर के ऑन एन एवरेज के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8.5 करोड़ का नंबर हमें नजर आता है। और अगर इसके बेसिस पर अगर हम एनुअलाइज बेसिस के अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर निकालेंगे तो लगभग 17 करोड़ के लगभग हमें नेट प्रॉफिट का नंबर होता हुआ नजर आएगा। और उसके बेसिस पर अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे लगभग 20-21 टाइम्स के लगभग ही हमें यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पी रेशियो नजर आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कोई भी छोटी कंपनी होती है, खास करके 100 या फिर 500 करोड़ के नीचे कोई भी कंपनी होती है, तो वहां पे प्रमोटर्स का होल्डिंग होना काफी अच्छा जरूरी होता है। और यहाँ पे 74.51% की होल्डिंग हमें प्रमोटर्स के पास नजर आती है। देखिए अगर आप देखोगे लगभग 350 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो अगर हम उसके 75% की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इन वे अगर आप देखोगे लगभग 80-90 करोड़ के जो कंपनी के शेयर्स है वो भी हमें मार्केट में नजर आते हैं। तो बाकी के जो शेयर्स है वो हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास नजर आते हैं। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमें यहाँ पे टोटल होल्डिंग नजर आती है, तो ये मत बोलिएगा कि इसके अंदर डीएज और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो देखिए अगर आपको करना है तो डेफिनेटली जो एफआईआई और डीआईएस है तो ये लगभग 1000 करोड़ के नीचे वाली कंपनी में ये मोस्टली हार्डली इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मार्च 2018 में थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का हमें नजर आता है। बाकी ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे जो कंपनी के कैश फ्लो के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नजर आते हैं। और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हर साल ये कंपनी री इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, ये देखा जाए काफी अच्छी बात है। देखिए कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आपको पॉजिटिव इनफ्लो अगर देखने को मिल रहा है तो वो मेरे ख्याल से नेगेटिव है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है, तो यानी कि री इन्वेस्टमेंट करके और वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी की तरफ से हो रही है। बाकी ये थोड़ा बहुत जो कंपनी ने डिविडेंड्स वगैरह दिए हैं और जो थोड़ा बहुत जो कंपनी डेट रिपे करने के लिए जो यूज करती है तो हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नजर आता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो एज अ होल यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन वाला बिजनेस है आने वाले टाइम पे काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन देखिए जैसा कि अगर आप देखोगे कि ये क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है, काफी वॉलेटाइल क्वार्टर्स कंपनी के हमें नजर आते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कभी एकदम से 70-80 करोड़ के रेवेन्यूज या तो फिर सीधा 60 करोड़ के लगभग हमें रेवेन्यू होता हुआ नजर आता है। तो देखा जाए तो एक रिस्की बैट हमें यहाँ पे ये नजर आता है, और जिस तरीके से लगातार रैली हमने स्टॉक में देखी है वहां पे डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी ज्यादा एग्रेसिव है तो आपने यहाँ पे बैट लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नजर आता है। डाउनसाइड रिस्क का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक 50% नहीं गिर सकता, 50% गिर सकता है, लेकिन फिर वापस हमें वहां पे रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे रहने वाली है उसमें कोई हमें यहाँ पे डाउट नजर नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो इन्वेस्ट कीजिएगा, और ये डेफिनेटली अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, खास करके लगभग 250 रुपए तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे होता हुआ हमें नजर आएगा। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से अगर बहुत सारे लोग होंगे इनके पास 20-25% इसके नीचे प्राइस लेवल पे ये स्टॉक पड़ा हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर आपको होल्ड करना है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम इस कंपनी में नजर नहीं आते, लेकिन ये जो कंपनी है इसे आप डायरेक्टली वॉच कीजिएगा, इसके जो क्वार्टरली नंबर है वो लगातार देखते रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे काफी वॉलेटाइल क्वार्टर है, और अगर आपने कहीं पे भी कुछ चीजें मिस कर दी तो वहां पे आपके लिए वो थोड़ा सा वहां पे गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आइस मेक रेफ्रिजरेशन के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।